हाँ हाँ, तो बच्चे लोग देखो, आज हिंदी का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, ठीक है, दोनों करा रहे हैं। ऑब्जेक्टिव पर ज्यादा फोकस रहेगा, लेकिन इसके साथ सब्जेक्टिव भी करा रहे हैं, ठीक है। इसका एग्जाम भी लेना है तुम लोगों को रविवार को, ठीक है, संडे के एग्जाम है। इसका भी कंप्लीट करा रहे हैं, और जो फाइनल परीक्षा होगा, ठीक है, उसका भी, दोनों का, ठीक है, ठीक है। तो इसका ऑब्जेक्टिव करा रहे हैं, और सब्जेक्टिव भी साथ साथ में, जो जो वीवीआई सब्जेक्टिव होगा चैप्टर बाय चैप्टर करा रहे हैं, ठीक है, पूरा करा रहे हैं, ठीक है। इसका देखो, पहला चैप्टर क्या है हिंदी का? पहला चैप्टर क्या है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा, यही ना है। इसका लेखक कौन है? बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। तो पहले तुम लोगों को कि जाति प्रथा विडंबना का स्वरूप है कैसे, पहले ना। फिर तुमको क्वेश्चन मिलेगा इसमें कि भारत में जाति प्रथा बेरोजगारी का प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है, सब क्वेश्चन तुम लोगों को पढ़े लेते। इसका ऑब्जेक्टिव करा रहा है इस चैप्टर का, ठीक है। सब्जेक्टिव तो कराया है ये कि इसका, जैसे कि जाति प्रथा, भारत में किस प्रकार जाति प्रथा था, विषमता था, अभी भी है, पहले तो और था, अभी भी जाति प्रथा समाज में व्याप्त है। मतलब छुआछूत, जाति के नाम पर भेदभाव, ऊंच नीच होता है ना, ऊंचा जात है, बड़ा छोटा जात है, ठीक है, उस प्रकार छुआछूत भेदभाव होता है, ठीक है। तो देखो, इसका ऑब्जेक्टिव पहले देख लो, फिर सब्जेक्टिव भी समझा देंगे, ठीक है। देखो, इसका पहला क्वेश्चन है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो कौन है? भीमराव अंबेडकर, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, ठीक है। आगे देखो, करा क्या, श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा गद्य की कौन सी विद्या है? तो क्या है? निबंध है कि कहानी है कि क्या है? तो क्या है? निबंध है। क्या है? निबंध है, ठीक है। क्या है? निबंध है, कहानी नहीं, स्टोरी नहीं है, क्या है? निबंध है, ठीक है। आगे देखो, श्रम विभाजन कैसे समाज की, श्रम विभाजन कैसे समाज की आवश्यकता है? तो कैसे समाज की? तो सभ्य समाज की। सभ्य मतलब होता है बहुत अच्छा। तो हमारा जो समाज है ना, ठीक है, उस सभ्य होना चाहिए, और सभ्य नहीं होना चाहिए। सभ्य में होता जहां पर गलत गलत चीजों का अनुसरण हो, ठीक है, उसको कहते हैं सभ्य। तो समाज हमारा कैसा बना चाहिए? सभ्य, जहां पर जातिवाद नहीं हो, छुआछूत नहीं हो, सब मिलकर रहे, एक समान रहे, ठीक है। आगे देखो, भारतीय संविधान के निर्माता किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? भीमराव अंबेडकर। कोई दिक्कत इसमें कि भारतीय संविधान के निर्माता किसे कहा था? भीमराव अंबेडकर। आगे देखो, भीमराव अंबेडकर के प्रेरणा स्रोत रहे हैं तो कौन रहे? बुद्ध भी रहे, कबीर भी रहे, और ज्योतिबा फुले, ठीक है। ज्योतिबा तीनों रहे, यानी सभी। क्या होगा इसका आंसर? सभी, समझ गया। आगे देखो, अंबेडकर के अनुसार भाईचारे का वास्तविक रूप क्या है? ठीक है, तब दूध पानी के मिश्रण की तरह, जब दूध पानी को मिलाएगा तो पानी पता चलता नहीं ना, तो चलता है पता, तो उस तरह होना चाहिए भाईचारा, की पता नहीं चले, सब मिलजुल के रहे, एक साथ रहे, ठीक है। देखो, बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो मध्य प्रदेश में। कहा हुआ था? मध्य प्रदेश के महार जाति में हुआ था, ठीक है। आगे देखो, भाईचारे का दूसरा नाम क्या है? क्या है? लोकतंत्र। क्या है? लोकतंत्र, ठीक है। आगे देखो, सभ्य समाज की आवश्यकता क्या होती है? तो श्रम विभाजन। क्या होता है? श्रम विभाजन, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत। देखो, बाबा साहब के अनुसार आदर्श समाज किसे कहा जाता है? तो देखो, सभी होगा, समता पर आधारित, बंधुत्व पर आधारित, और स्वतंत्रता पर आधारित। मतलब बंधुत्व मतलब भाईचारा, समाज स्वतंत्र रहे, ठीक है, और सभ्य रहे। समाज क्या रहे? सभ्य रहे। तीनों होगा, क्या होगा? उपयुक्त सभी, ठीक है। आगे देखो, बुद्ध एंड हिज धम्मा एवं हु आर शूद्रराज के लेखक कौन है? तो कौन है? बाबा साहेब अंबेडकर, ठीक है। इसका जो जो मैंने मेन ऑब्जेक्टिव बतला दिया, ठीक है। देखो, अब दूसरा चैप्टर में, दूसरा चैप्टर क्या है इसका? 20 के दांत। क्या है? 20 के दांत, ठीक है। इसका लेखक कौन है? नलिन बिलोचन, है ना लेखक है इसका, नलिन बिलोचन शर्मा। तो 20 के दांत तुम लोग के स्टोरी पढ़ाए हुए हैं, ठीक है। जो खोखा वाला नहीं है, खोखा, जो लेखक का पुत्र रहता है, खोखा, ठीक, जिसका नाम कासू रहता है, फिर उसके फैक्ट्री में काम करता है गिरधर लाल किरानी, उसका बेटा का नाम क्या रहता है? मदन। वही कहानी है कि किस प्रकार मदन को गरीब रहता है, तो उसको किस प्रकार उसके परिवार को मतलब टॉर्चर करता है, उसको जाता है उसके यहाँ तक गाड़ी तक नहीं छूने देता उसका नौकर, उसको धक्का दे देता है, ठीक है। आकाशु कितना बिगड़ैल रहता है, तो सब कितना मतलब किसी का बात नहीं मानता है। और उसका बेटी भी रहती है 5 गो,
तो बहुत अच्छी बेटी तो अच्छी रहती है उसका, सुशील, ठीक है। लेकिन ये जो लड़का रहता है अकेला खोखा, खोखा में समझ में करता क्या होता है, करोड़ बहुत, अब अकेला देगा तो उसको मानवे ना करेगा, बिगड़ैल रहता है। तो किस प्रकार उसको पीटता है, कौन पीटता है, जाता है उसको उसके क्षेत्र में लट्टू मांगता है, धमकी दे देके वो सोचता है कि तो मेरे, उस क्या सोचता है खोखा कासू की इसके पिताजी मेरे फैक्ट्री में काम करता है, तो हम जो कहेंगे वो करिए देगा, हम लट्टू मांगेंगे तो डरे दे देगा। लेकिन वो बच्चा ना, अब वो मदन भी बच्चा रहता है, उसके पिता ने उसके यहाँ नौकरी करे था, वो थोड़ी ना करे था ना, उसके अंदर स्वाभिमान रहता है ना, ये बात नहीं समझता, उसको पीट देता है ना, ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव देख लो। कह रहा है पहला क्वेश्चन, 20 के दांत कहानी के रचयिता कौन है, तो कौन है, नलिन बिलोचन शर्मा। देखो लेखक का नाम भी याद रहना चाहिए, लेखक का नाम अगर याद है तुमको ऑब्जेक्टिव में पूछता है। देखो ये क्वेश्चन तुमको पिछले 20 में भी पूछा और 21 में, दोनों साल पूछा है, ठीक है। आगे देखो, 20 की दांत कैसी कहानी है, तो क्या ऐसी है, मनोविज्ञानिक, कैसी है, मनोविज्ञानिक, कोई दिक्कत इसमें। देखो 20 की दांत पाठ की विद्या है, तो क्या कहानी है, क्या है, स्टोरी है, क्या है, स्टोरी, कहानी, ठीक है। कह रहा है कि 20 के दांत समाज किस वर्ग की मानसिकता उजागर करती है, तो मध्य वर्ग की, ठीक है। तो हम पूरा इसका पूरा ऑब्जेक्टिव समझा रहे हैं, तुम सिर्फ देखो सुनो याद हो जाएगा, ठीक है। इसमें देखो गिरधरलाल का बेटा का नाम क्या है, कहानी पढ़ेली है, मदन, क्या है, मदन, ठीक है। सेन साहब की 5 लड़कियां कैसी थी, तो कैसी थी, सुशील, ठीक है। तो क्या बतला रहे थे, 20 के दांत के ऑब्जेक्टिव बतला रहे थे ना। आगे देखो, कह रहा फिर गिरधरलाल का बेटा कौन है, तो कौन रहता है, मदन, ठीक है। इससे पहले क्या बताया, हाँ सेन साहब की 5 लड़कियां मतलब कैसी थी, तो कैसी थी, सुशील, मतलब अच्छी थी, ठीक है, सुशील, समझ गया, सुशील थे। आगे देखो, सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी, तो काली, ब्लैक कलर का ना गाड़ी था, जो जाके उसको खोखा तोड़ फाड़ दिया था, ठीक है, तोड़ फोड़ दिया था। आगे देखो, सेन साहब अपने बेटे खोखा को क्या बनाना चाहता था, बोलो, बिजनेसमैन या इंजीनियर। नहीं होता, जब बात करता है उसके दोस्त लोग बैठल रहता है तो उसको पूछता है, उसका जो पूछता है दोस्त सब कि आप अपने बेटे को क्या बनाना चाहते, तो क्या बोलता है, इंजीनियर, ठीक है। क्योंकि वह जब तो तोड़ फोड़ करते रहता बाहर, देखिए मेरे बेटा में लक्षण है, मेरे बेटा में लक्षण है इंजीनियर बनने का, ठीक है। इंजीनियर काम होता तोड़ के जोड़ना, तो मेरा बेटा के काम है, ठीक है। अब जब पूछता है कि आप अपने बेटे को क्या बनाना चाहते, तो उसका क्या जवाब देता है, जेंटलमैन, मतलब कुछ बने चाहे ना बने, अच्छा आदमी, ठीक है। आगे देखो, सेन साहब अपने बेटे खोखा बतलाई दिए, सेन साहब की आंखों की तारा क्या है, खोखा, मतलब उसका एक लौता बेटा रहता तो आंखों का तारा है, ठीक है। सेन साहब किस तरह के आदमी थे, तो तानाशाही थे। तानाशाह मतलब क्या होता है, पॉलिटिकल का क्वेश्चन आ गया। तानाशाह मतलब होता है किसी का बात नहीं मानने वाला, अपने मर्जी से चलने वाला। जैसे हिटलर था ना, हिटलर जर्मनी का जो था, हिटलर, उसको बोला था तानाशाह, ठीक है। अभी मोदियों को बोलता है तानाशाह, लेकिन मोदी तानाशाह नहीं है, ठीक है। उसको भी बोलता है सब यहाँ के विपक्ष सब कि तानाशाह हो गया, अपना मर्जी से काम करता है, जनता को नहीं सुनता है, लेकिन ऐसा बात नहीं है, ठीक है। तानाशाह होता है, तानाशाह मतलब किसी का बात नहीं माना, सबको पाबंदी में रखना, न्यूज जितना होता है सबको, ठीक है। उसके खिलाफ कोई बोलेगा तो उसको जेल में रख देगा, ये ना तानाशाह होता है। मोदी के खिलाफ तो कोई कुछ बोल देता है, कहाँ तो भेजता है, तानाशाह नहीं है, ठीक है। एक अच्छा प्रधानमंत्री है लेकिन तानाशाह नहीं है, ठीक है। आगे देखो, मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी, तो क्या, मार, उसको जब चाहता था उसके पिता उसको पीट देते थे, ठीक है। आगे देखो, खोखा के 2 दांत किसने तोड़ दिए, तो किसने तोड़ा था, मदन ने, वही ना, जब लट्टू उसे मांगता था, उससे झगड़ा था, उसको पीटता उसको, ठीक है। आगे देखो, मदन कासू भी झगड़े का क्या कारण था, वही लट्टू, क्या था, लट्टू, ठीक है। लट्टू खेलने के लिए ललम, लट्टू उसको मांगता है तो नहीं देता है, तो दोनों में झगड़ा हो जाता है, ठीक है। आगे देखो, मोटर को कोई खतरा हो सकता है तो डैडे से, तो मोटर को किससे खतरा था, खोखा से खतरा था, खोखा तोड़ फोड़ करता तो बिगड़ेल बच्चा था बाप के। आगे देखो, झोपड़ी और महल की लड़ाई में अक्सर कौन जीतते हैं, तो महल वाले, अमीरे ना जीतेगा, गरीब थोड़ी जीत जाएगा, ठीक है। आगे देखो, मनुष्य और परिस्थिति का संबंध किससे है, तो मित्रवत से, यानी मित्रता पूर्ण रहना चाहिए, ठीक ना, परिस्थिति से, ठीक है। अपना जो समय है जो चल रहा है उसे अच्छा रखना चाहिए, ठीक है। देखो, हिंदी कविता में प्रबोधवाद के प्रवर्तक कौन है, तो वही नलिन बिलोचन
शर्मा, ठीक है। इसका हो गया ऑब्जेक्टिव। इसमें तुमको सब्जेक्टिव पूछ सकता है कि मदन हक्का बक्का क्यों रह गया, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। तो क्यों रह गया था बतलाए हैं तुम लोग को। क्या होता है कि जब वो उसको पीट के आता है खोखा के, तो सोचित रहता है कि से हम घर पर जाएंगे तुमको पीटेगा पिताजी। आज तक पिटाई लगले है, लेकिन उसके पिताजी उसको नहीं मारता, बल्कि उसको गले से लगा लेता, गोद उठा लेता है। तो वो हक्का बक्का रह कि मेरे पिताजी तो ऐसा व्यवहार मेरे साथ कभी नहीं किया, आज क्यों करे ना। आगे देखो, अगला चैप्टर तुम लोग को भारत से हमने क्या सीखा। तीसरा इसका लेखक कौन है, मैक्स मूलर। कौन है, भारत से हमने क्या सीखा, यही ना है, भारत से हमने क्या सीखा, ठीक है। आगे देखो, भारत से हमने क्या सीखा, यहां देखो इसका लेखक है मैक्स मूलर। इसमें तुमको क्वेश्चन मिल जाएगा लगभग, मैक्स मूलर वास्तविक इतिहास किसे मानते हैं, चाहे मैक्स मूलर के दृष्टि से सच्चे भारत दर्शन कहाँ हो, इस तरह क्वेश्चन था ना इस टाइप का, कहाँ हो सकते हैं, खेत खलिहानों में, ग्रामीण क्षेत्रों में, क्योंकि यहाँ मजदूर किसान लोग मिलता है, ठीक है। इसका आप सब्जेक्टिव देख लो। मैक्स मूलर कहाँ के रहने वाले थे, जर्मनी के डेसाउ शहर के, डेसाउ जर्मनी के था मैक्स मूलर, ठीक है। देखो आगे देखो, भारत से हमने क्या सीखा, पाठ गद कौन सी विद्या में, तो भाषण, क्या है, भाषण ना है, ठीक है। आगे देखो, भारत से हमने क्या सीखा, भाषण का हिंदी रूपांतरण किसने किया था, डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी। मतलब मैक्स मूलर जब जर्मनी के थे, इंग्लैंड यूरोपीय महादेश के, तो इंग्लैंड जो लिखा होगा इंग्लिश में लिखा होगा, तो उसका हिंदी में कौन किया रूपांतरण, तो डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी, ठीक है। आगे देखो, भारत की सर्वाधिक आबादी कहाँ बसती है, तो बतलाई है गांवों में, ठीक है। शहरों में तो यहाँ 28% आदमी मात्र रहता है शहरों में, उसके बाद जितना 72% बचा वो कहाँ रहता है, गांव में, ठीक है। आगे देखो, मैक्स मूलर किसने वेदांतियों का वेदांती कहा है, मैक्स मूलर किसने कहा था, तो विवेकानंद ने। किसने कहा था, स्वामी विवेकानंद ने, ठीक है। आगे देखो, मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ था, तो 1823 में। कब हुआ था, लिख लो, ठीक है, 1823 में उनका जन्म हुआ था। कब हुआ था, 1823 में मैक्स मूलर का जन्म, ठीक है। आगे देखो, सर विलियम जोन्स समुद्री यात्रा करते हुए भारत कब पहुंचे थे, तो इसका आंसर जगह 1783। कब पहुंचे थे, 1783, सर विलियम जोन्स, ठीक है, समुद्री यात्रा से कहा आए थे, भारत आए थे, ठीक है। आगे देखो, फ्रेडरिक मैक्स मूलर किस पाठ के रचयिता थे, किस पाठ के, भारत से हमने क्या सीखा, ये सब इसमें ऑब्जेक्टिव है, कुछ खास है ना इसमें। देखो, यूनान एवं रोम के संपूर्ण साहित्य कौन अधिक विशाल है, तो कौन, तो संस्कृत भाषा और साहित्य कौन विशाल है, सबसे ज्यादा संस्कृत भाषा के साहित्य बहुत ही क्या है, विशाल है, ठीक है। आगे देखो, सच्चा भारत कहाँ बसता है, तो फिर आगे वही गांव में, कहाँ बसता है, गांव में, क्लियर। आगे देखो, पारसियों के धर्म का क्या नाम था, तो जरथुश था, क्या था, जरथुश, ठीक है। पारसियों जो धर्म था, पारसी तो पूरा खत्म हो गया पूरा दुनिया से, ठीक है। यूनान एक समय था कि से पूरा यूनानी समय था, लेकिन अब तो वहां से खत्म हो गया, ठीक है। कहा था, जरथुश से, ठीक है। आगे देखो, दारिस क्या है, तो सोने का सिक्का, क्या है, सोने का सिक्का, ठीक है, समझ गया। देखो, हरकस थे तो वनस्पति वैज्ञानिक थे, वनस्पति मतलब जो पेड़ पौधा होता है ना, उसके बारे में खोज करता थे, रिसर्च करता थे, ठीक है, समझ गया। दो अगला क्वेश्चन नाखून क्यों बढ़ते हैं, चौथा चैप्टर क्या है इसका, नाखून, क्या, नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसका लेखक कौन है, अमरकांत बहादुर के है बउआ। नाखून क्यों बढ़ते, हाँ, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नलिन विलोचन शर्मा था उसका, इससे पहले जो पढ़ाए सो, ठीक है, 20 के नाथ के था। अमरकांत के है बहादुर, ठीक है, अमरकांत है से बहादुर चैप्टर लिख ले। इसका क्या लेखक, हजारी प्रसाद द्विवेदी। चैप्टर के नाम क्या है, नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं, उसमें तुम पूरा पढ़ ले स्टोरी इसका, स्टोरी में पूरा पढ़ाया था, स्टोरी में कि नाखून क्यों बढ़ते तो क्या होता उसमें, ठीक है। नहीं पूछता है कि लेखक क्या करता, नाखून, लेखक के सामने प्रश्न कब आता है, जब उसका पुत्री जो बेटी है उसे सवाल पूछता है कि पिताजी नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो लेखक के दिमाग में ये बात आता है, उसके बारे में पूरा वर्णन करते हैं। इसमें क्वेश्चन है ना कि नाखून का बढ़ना पशु है ना की निशानी कैसे,
मनुष्य बार बार नाखून क्यों काटता? पहले ना अपनी पशुता को छिपाने के लिए। क्यों कहता है कि मनुष्य का हजारों वर्ष पहले, ठीक है, आदि मानव ही था, नाखून रखता था कहला जानवर से लड़ने के लिए, ठीक है। ठीक है, आगे देखो, नाखून क्यों बढ़ते हैं? चुप रहो सुभाष। देखो नाखून का बढ़ना प्रतीक है, तो नाखून का बढ़ना प्रतीक है तो किसका बताया ना? पाशवी वृत्ति का। किसका? पाशवी वृत्ति का, ठीक है। नाखून क्यों बढ़ते? गद की कौन सी विद्या है? तो ललित निबंध है। कथी है? ललित निबंध, ठीक है। देखो नाखून क्यों बढ़ते? पाठ में बूढ़े ने सबसे बड़ी चीज को किसे माना है? किसे माना है? प्रेम। किसे माना है? प्रेम, ठीक है। आगे देखो, हम बार बार नाखून क्यों काटते हैं? तो वही बर्बरता, ठीक है, समापन के लिए, यानी अपनी पशुता को छिपाने के अनुसार, उसका बर्बरता समापन हेतु, ठीक है। इसमें अब थोड़ा भी नहीं होना चाहिए गलती, ठीक है। हालांकि पूरा इसका हम पढ़े। आगे देखो, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था? बोलो। दुबे छपरा बलिया में हुआ था, ठीक है। बलिया यूपी में, ठीक है ना। आगे देखो, हजारी प्रसाद द्वारा रचित पाठ है, तो वही कौन है? नाखून क्यों बढ़ते, यही ना लिखे थे, नाखून क्यों बढ़ते, ठीक है। आगे देखो, लेखक के अनुसार नाखून की विविध आकृति कौन सी है? तो सब होगा, त्रिकोण भी हो सकता नाखून, तुमको वार्तुलाकार, चंद्राकार, ठीक है। देखो आगे देखो, भारतीय संस्कृति की क्या विशेषता है? तो क्या है? बंधन युक्त। क्या विशेषता है? बंधन युक्त। कोई दिक्कत इसमें? आगे देखो, दूसरे के इशारे पर भटकने वाले लोगों को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? मूड में होता है मूर्ख ना। संस्कृत में क्वेश्चन है कि मूड चेतनाधाम किसे कहते हैं संस्कृत में? जो मनुष्य बिना बोला, तो क्या कहते हैं? मूड। क्या कहते हैं? जो दूसरे के बात पर चलेगा उसको मूर्ख ना बोलेंगे, अपना हिसाब से ना चलेगा, ठीक है। आगे देखो, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था? तो कब हुआ था? 1907 में। कब हुआ है? 1907 में हजारी प्रसाद द्विवेदी का, ठीक है, जन्म हुआ था। जी का जन्म, ठीक है। देखो अगला कुछ जन्म बतला दे, कब उनका जन्म? 1907 में, ठीक है। आगे देखो, नाखूनों का बढ़ना किसका परिणाम है? तो मनुष्य की अनसहजता प्रवृत्ति, ठीक है, मनुष्य की अनसहजता वृत्ति का, ठीक है। आगे देखो, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निर्लज अपराधी किसे कहा है? नाखूने के ना बोले निर्लज अपराधी, क्योंकि बार बार ये नाखून बढ़ जाता है, बार बार मनुष्य करता है, बार बार बढ़ जाता है, ठीक है। तो निर्लज अपराधी का, ठीक है। आगे देखो, इसका लगभग सब ऑब्जेक्टिव। अल्पज्ञ पिता कैसा जीव होता है? तो क्या ऐसा होता है? दयनीय। कैसा होता है? दयनीय, ठीक है। अब देखो अगला चैप्टर नागरी लिपि, इसका पूरा बतला दिए भैया। नागरी लिपि कौन चैप्टर है? नागरी लिपि, यही ना है, ठीक है। नागरी लिपि का क्या है? क्या है? गुणाकर मूल्य, यही ना, गुणाकर मूल्य ना, ठीक है। देखो आगे इसका ऑब्जेक्टिव, नागरी लिपि पाठ के लेखक कौन है? तो क्या बतला है? गुणाकर मूल्य। क्या है? गुणाकर मूल्य। कोई दिक्कत इसमें? आगे देखो, कलिंग लिपि भारत के किस प्रदेश की लिपि थी? तो किसका था? उड़ीसा का। किसका था? पढ़ा हुआ तुम लोग पहले कि कलिंग से, ठीक है, अशोक के बारे में पढ़ा हुआ, 7वां या 7वां में है, ठीक है। कलिंग से युद्ध हुआ था, अशोक जीत। फिर इंटर में पढ़ना है अशोक के बारे में बहुत सारा हिस्ट्री में, ठीक है, किस प्रकार कलिंग से जीता था, तो उसका अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया, ठीक है, तो उड़ीसा में था, ठीक है, कलिंग में जो था। कलिंग लिपि उड़ीसा से। आगे लिखो, आगे देखो इसको, नागरी लिपि पाठ साहित्य की कौन सी विद्या है? तो कौन सी? निबंध। क्या है? निबंध, ठीक है। आगे देखो, गुणाकर मूल्य का जन्म कब हुआ है? तो 1935 में। कब हुआ गुणाकर मूल्य का जन्म? 1935 में, ठीक है। 1935 में उनका जन्म हुआ, गुणाकर मूल्य का, ठीक है। निबंध के लेखक कौन है? तो वही गुणाकर मूल्य, ठीक है। आगे देखो इसका, हिंदी के आदि कवि कौन है? तब किसको कहता है? हिंदी के आदि कवि कौन है? सहपाद, ठीक है। आगे देखो, हिंदी तथा इसकी विविधिया बोली किस लिपि में लिखी जाती है? तो देवनागरी, है ना। मृत के क्या है? देवनागरी है ना, है, ठीक है। क्या है होगा आंसर? हिंदी तथा इसकी विधिया देवनागरी। समझ गया? आगे देखो, करा फिर नागरी लिपि के आरंभिक लेख कहां से मिले? तो कहां से मिला? दक्षिण से, दक्षिण भारत से। यानी दक्षिण भारत में कौन है? तो कर्नाटका हुआ, केरल, तमिलनाडु, ठीक है, तेलंगाना, आंध्रा, सब, ठीक है, वो सब दक्षिण भारत के राष्ट्र, दक्षिण से आया था, ठीक है।
इसमें कुछ खास ऑब्जेक्टिव नहीं है, फिर बतला देते हैं कुछ और। ठीक है, फिर इसमें देखो अगला, दोहा कोश किसकी रचना है? तो वही सदापाद किसका है ना, रचना है। ठीक है, अब आप बहादुर से अगला चैप्टर, आप बहादुर किस कौन चैप्टर है? ठीक है, बहादुर का, बहादुर, बहादुर के लेखक कौन है? अमरकांत। कौन है? अमर, यही ना लेखक है, अमरकांत है ना बहादुर का। ठीक है, देखो तुमको बहादुरी पढ़ाए हुए है पूरा चैप्टर में, बहादुर कैसे अपना घर से भागा, उसकी माँ क्यों पीटा। ठीक है, वो जानवर को पीटता था, उसकी माँ उसको भेज देता था कि तुम चढ़ा के ला, ये पीटता था, उसकी माँ उसको पीटता था। एकदम क्या हुआ कि बहुत पीटा जानवर के, भैंस के बहुत पीटा, उसकी भैंस उसकी माँ के पास आ गई तो उसकी माँ उसको खूब पीटा, बेहोश कर दिया, मारते मारते उसको बेहोश कर दिया। गुस्सा से घर छोड़ के भाग गया। ठीक है, वो कहाँ का रहने वाला था? नेपाल के था। कहाँ भाग गया था? भारत में भाग गया। तो उसको लेखक के यहाँ नौकरी मिला। ठीक है, नौकर बना, किस प्रकार उसको सब काम करवाता था। फिर लेखक का घर क्यों छोड़ता है? पहले के उस पर जो रिलेशन जो आता है दूर के, जो हाँ उसको आता है कोई रिश्तेदार, तो उसको चोरी के इंजाम फंसा देता है। ठीक है, ये ना होता है, चोरी के इंजाम फंसाता है। तो क्यों फंसाता है? उसको देने के लिए पैसा नहीं था बच्चों से, कहते वो अपना दिमाग लगाता है। ये सब कहानी है। ठीक है, उसमें क्वेश्चन में आगे पहली बार देखे बहादुर का वर्णन करे। ठीक है, बहादुर ने अपना घर, माँ का घर क्यों त्याग दिया? चाहे बहादुर ने लेखक का घर क्यों छोड़ दिया? बहादुर चला जाता तो निर्मला और किशोरी सबको पछतावा क्यों होता है? निर्मला था लेखक के पत्नी, और किशोर कौन था? लेखक का पुत्र था। ठीक है, किशोर उससे पूरा काम करवाता था, जूता सब कुछ करवाता, जूता साफ करवाता, यहाँ तक। देखो इसका ऑब्जेक्टिव तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखो बहादुर, बहादुर कैसी कहानी है? तो सामाजिक, वो समाज से जुड़ा हुआ विषय है। तो कैसी कहानी है? सामाजिक। ठीक है, आगे देखो, बहादुर का पूरा नाम कभी था? दिल बहादुर। दिल बहादुर से दिल उसको क्या कर दिया था? उड़ा दिया गया था। ठीक है, आगे देखो, बहादुर कहानी का पात्र बहादुर क्या है? तो घरेलू घरेलू नौकर ना होता रहता है। ठीक है, बहादुर कौन था? तब 12-13 साल का एक नेपाली लड़का, मतलब नेपाल से भाग नेपाली लड़का ना था। बहादुर कितने वर्ष का था? 12-13 वर्ष का था। 12-13 वर्ष के बीच में उनका उम्र था। ठीक है, बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था? माँ की मार के, माँ का माँ ना मारा था, उसकी माँ मारा, वो अपना घर छोड़ के भाग गया था। ठीक है, देखो बहादुर के लेखक घर से क्यों भागा था? तो क्यों भागा था कि बहादुर लेखक घर से क्या लेकर भागा था? वो क्या लेकर भागा था? तो कुछ सामान लेकर नहीं भागा था, ऐसे ही भागा था। ठीक है, कोई भी सामान लेकर नहीं गया था, ऐसे भाग गया था। ठीक है, आगे देखो, बहादुर कहाँ भाग कर आया था? तो बहादुर कहाँ से भाग कर आया था? कहाँ से भाग कर आया था? नेपाल से। नेपाल में ना उसका मेन घर था। ठीक है, करा फिर बहादुर के नाम से दिल शब्द किसने उड़ा दिया था? किसने? निर्मला ने। जो लेखक की पत्नी रहती है उसको ना उड़ा देता है, यानी दिल उससे, मतलब पूरा नाम रहता है दिल बहादुर, लेकिन दिल सब क्या करता है? उड़ा के सिर्फ बहादुर रखता। ठीक है, बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था? मालूम होगा, युद्ध में। उसका, उसके पिताजी फौज में रहते थे, युद्ध में मारा गया था। ठीक है, अगर अमरकांत का जन्म कब हुआ था? तो 1925 में। कब हुआ है अमरकांत का जन्म? अमरकांत का जन्म, कांत का जन्म 1900, ठीक है, 1925 में तारे की स्थापना हुआ था। उसे तुम लोग को नहीं पढ़ना। आगे देखो, लेखक की पत्नी के रिश्तेदार किस दिन आए थे? तो किस दिन आए थे? रविवार को। किस दिन आए थे? रविवार को। निर्मला कौन थी? तब बदलाई है, कौन था? लेखक की पत्नी। ठीक है, यदि मैं न मारता तो शायद वह ना जाता। यह किसका कथन है? यह उक्ति किसकी है? तो लेखक की। मेन बहादुर को दुख कब पहुंचता है? देखो निर्मला मारता है चाहे किशोर को, उसको दुख नहीं पहुंचता है, लेकिन उसकी जब उसका जो लेखक मारता है ना, लेखक जो लेखक मारता है तो उसको ज्यादा दुख पहुंचता है, इसलिए उसको घर छोड़ के भागता है। तो नहीं भागता, उसको अपने लेखक पर विश्वास रहता है कि सब हमको गलत समझ रहा है, चोर समझ रहा है, लेकिन लेखक तो हमको नहीं समझेगा ये बात। ठीक है, लेकिन लेखक भी उसको वह समझ लेता, वो भी हाथ छोड़ देता है। ठीक है, इसलिए मजबूरी में होकर वो भाग जाता। ठीक है, फिर बहादुर शीर्षक पाठ में लेखक के बड़े लड़के का क्या नाम था? तो किशोर। बताएं, लेखक के लड़का का क्या नाम बताएं? किशोर। ठीक है, आगे देखो, हो गया। जिंदगी और जो किस लेखक की रचना है? तो किसका है? वही अमरकांत। जो बहादुर का लेखक है ना, जिंदगी और जो का वही लेखक है। कौन है लेखक? अमरकांत। ठीक है, देखो हो जाएगा, इसमें पूरा हो गया VVS। ठीक है, अगला चैप्टर इसका परंपरा का मूल्यांकन क्या है?
परंपरा का मूल्यांकन, ठीक है। तो इसका लेखक कौन है? परंपरा के मूल्यांकन के कौन है लेखक परंपरा के मूल्यांकन के? रामविलास शर्मा, यही ना, रामविलास शर्मा ना है, ठीक है। परंपरा का मूल्यांकन का देख लो, इसका ऑब्जेक्टिव इस खास नहीं है, इसमें का स्टोरी नहीं है, अलग चीज है, ठीक है। देखो इसमें परंपरा का मूल्यांकन पाठ का साहित्य कौन सी विद्या है? तो ये भी निबंध है, स्टोरी नहीं बल्कि क्या है? निबंध है, ठीक है। आगे देखो, परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? तो क्या कौन है? रामविलास शर्मा, समझ गया, रामविलास शर्मा, ठीक है। आगे देखो, लेखक रामविलास शर्मा के गांव का क्या नाम था? तो ऊंचा गांव सानी, क्या नाम था? ऊंचा गांव सानी, ठीक है, ऊंचा गांव सानी। रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था? तो कब हुआ था? 10 अक्टूबर 1912 को। कब हुआ है? लिख लो, 10 अक्टूबर 1912। किसका जन्म हुआ है? रामविलास, यही ना है, रामविलास शर्मा का जन्म हुआ, ठीक है। आगे देखो, हो गया इसमें। निराला के साहित्य साधना के रचनाकार है, तो वही कौन है? निराला के साधना के साहित्यकार रामविलास शर्मा, समझ गया। आगे देखो, जारशाही डडस में थी, तो कहां थी? सोवियत रूस में। जारशाही व्यवस्था, रूस के न पढ़ा हिस्ट्री में, रूस के सम्राट को क्या कहा जाता था? जार, जार, ठीक है। प्रगतिशील साहित्य का संबंध किससे है? किससे? इनमें से कोई नहीं, नहीं इनमें से कोई नहीं, ठीक है। चलो इसका होइएगा ऑब्जेक्टिव, इसका भी याद। देखो अगला चैप्टर देख लो, एक और करा देते हैं, जीत जीत में निखरत हूं। देखो अगला चैप्टर क्या है इसका? जीत 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 में निखरत हूं। क्या? जीत जीत में निखरत हूं, ठीक है। देखो जीत जीत में 8वां चैप्टर ना, जीत जीत में निखरत हूं, यही ना चैप्टर। इसका लेखक कौन है? रसीम वाजपेयी, है ना, रसीम वाजपेयी, ठीक है। जिसमें क्वेश्चन है तुम लोगों को पहले क्वेश्चन, ठीक है, इसका करेले होंगे कि बिरजू महाराज के गुरु कौन थे? इसका लघु भी समझ लो। तो बिरजू महाराज के गुरु कौन थे? तो बिरजू महाराज के गुरु कौन थे? उनके पिताजी थे, क्योंकि उनको जो भी सीखे थे अपने पिताजी से सीखे थे। जब उनके पिताजी जहां जाते थे नर्तक करने, महान नर्तक थे उनके पिताजी, इनको भी साथ ले आते थे। छोटा थे, बच्चा थे उस समय, छोटा थे, तो ये क्या काम करते उनके पिताजी? लड़की, उनके पिताजी क्या काम करते थे? किसी अपने बेटे को, यानी कि बिरजू महाराज, उनके पिताजी बजाते थे तबला, नाच नर्तक काम करते थे, ठीक है, समझ गया ना। तो उसी में क्या ऑब्जेक्टिव है। फिर उसमें और कुछ, बिरजू महाराज कौन कौन से वाद्य बजाते थे? उसी में हारमोनियम बजाते थे, तबला बजाते थे, ठीक है। ये सब क्वेश्चन मिलेगा उसमें, ठीक है। इसका देख लो ऑब्जेक्टिव। बिरजू महाराज ने ठुमरी किससे सीखा था? तो अम्मा से। किससे सीखा था? अम्मा से। फिर कह रहा पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था? लखनऊ में, ठीक है, कहाँ हुआ था? लखनऊ में, ठीक है। आगे देखो, जी जग में निखरत हूँ पाठ साहित्य कौन सी विद्या? साक्षात्कार, मतलब इंटरव्यू नहीं होता, साक्षात्कार। आगे देखो, प्रसिद्ध नर्तक शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे? तो चाचा थे, उनके चाचा ना थे शंभू महाराज। आगे देखो, बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक थे? तो कथक नाच करते। कथक नहीं होता है सर पर हाथ रख, कथक टाइप को उसी, ठीक है। बिरजू महाराज ने बतलाई थी, बिरजू महाराज खुद को किसका शागिर्द मानते थे? तो किसका? पिता का। पिता का शिष्य खुद को कहते, मैं पिता का ही शिष्य हूँ, जो भी सिखाऊं पिताजी से ही। पढ़ लो ना, देख देर में ना बात करते रहना घर आराम से। देखो यहाँ बिरजू महाराज की पिता की मृत्यु किस अवस्था में हुई है? तो कहा किस अवस्था में? 54 यानी 54 वर्ष की अवस्था में, ठीक है। आगे देखो, बिरजू महाराज के साथ बिरजू महाराज का आखिरी प्रोग्राम कहाँ हुआ था? मैनपुरी। अब कितना दिन परीक्षा का बचा हुआ है? 1-1.5 महीना, ठीक है। अब पढ़ लो, अच्छा रिजल्ट लिया तो अपन जितना मन होगा घुमाइत रहना, ठीक है, समझ गए। हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक कहाँ है? हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक कहाँ है? तो दिल्ली में। कहाँ है? दिल्ली में, ठीक है। रसीम वाजपेयी किस पत्रिका का संपादन किया? तो कथी के? नटरंग, ठीक है। तो डॉक्टर पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाट्य अकादमी अवार्ड कब मिला था? तो 1965 में उनको मिला था संगीत, ठीक है, 1965 संगीत 1965 में, ठीक है, संगीत नाटक अकादमी अवार्ड, ठीक है। आगे देखो, बिरजू महाराज का
गुरुवाइन कौन थी? तो उनकी माँ थी उनकी गुरुवाइन, ठीक है। गुरु तो उनको पिताजी को मानते हुए ना। पंडित बिरजू महाराज का संबंध नृत्य के किस शैली में है? तो किस शैली में है? कथन से, ठीक है। आगे देखो, पंडित बिरजू महाराज के शिष्य का धागा किसने बांधा था? किसने बांधा? उनके पिताजी ने। किसने बना था? उनके पिताजी ने, ठीक है। इसका 8 चैप्टर तक करा दिए, ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव। कल 8 चैप्टर तक पूरा कंप्लीट होना चाहिए। ऐसे तो पूरा होबे करे, याद होबे करेगा पहले से, सिर्फ तुम लोग को याद सुन लेना और याद करके लाना, ठीक है। फिर इसको हम आगे 9, 10, 11 4 चैप्टर इसमें बच गया। उसके बाद पदखंड का बच गया, ठीक है। पदखंड का कविता वाला बच गया, फिर नाटक का बच जाएगा, ठीक है। उसको कल खत्म करा देंगे। आज लगभग हो गया होगा 100 से ऊपर ऑब्जेक्टिव, लगभग 100 के पास होगा, ठीक है। इसका पूरा कर लेना, ठीक है। तो हिंदी का 8 चैप्टर तक करा ही दिए हैं, ठीक है। इसका कल आगे कराएंगे, ठीक। हाँ, बच्चे लोग जो भी यूट्यूब मेरे चैनल से जुड़े हुए देख रहे हैं, लगातार देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, और 30% 40% बच्चे जो बिना सब्सक्राइब के देख रहे हैं वे सब्सक्राइब कर ले, इससे वीडियो आप लोगों को मिलता रहे।